नमो नमः मित्रों, तेज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हालांकि आपकी सीटेट की परीक्षा जो है अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, तो मई और जून 2 महीने हैं और आपका अभी इसमें अप्रैल में भी आधे से यानी 15 दिन से ज़्यादा 16-17 दिन बचा हुआ है। तो ऐसे में आपके पास पर्याप्त समय है, आप खूब अच्छे से तैयारी करिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए क्योंकि समय पर्याप्त है। इसको सोच करके आप खरगोश और कछुए की कहानी सुने होंगे, तो खरगोश की तरह सोइए नहीं तो कछुआ जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे चलते चलते अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और आप खरगोश की तरह सोते ही रह जाएंगे। तो आप खरगोश की तरह सोइए नहीं, भले ही कछुए की चाल चलिए, धीरे धीरे चलिए, एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, दिन में एक ही प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन आप अपनी निरंतरता को मत छोड़िए। हर बार मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ और क्योंकि ये जो है सच्चाई यही है। देखिए, कई बार इंटेलिजेंट होना आपका तब सही माना जाएगा जब आप सक्सेस हो जाओगे। आप सक्सेस नहीं हो, आपके पास कितना माइंड है, दुनिया आपको नहीं समझने वाली है ना। तो जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, भले ही आपके पास कोई बुद्धि ना हो, लोग कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा था, ये तो शुरू से लगता था कुछ बनेगा, ऐसा वैसा, दुनिया भर के डायलॉग मारने लगते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इंटेलिजेंट होना अच्छा नहीं होता। जब आप बहुत शुरू में बच्चे देखिए बहुत अच्छे होते, बहुत ब्रिलियंट छात्र होते हैं, अंततः उनको नौकरी चाकरी कहीं सेटल नहीं होते हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। तो आप भले ही देखिए, और सफल कौन होता है? सफल वे होते हैं जो स्मार्ट तरीके से, अच्छी रणनीति से और उसके अलावा अपनी गति को मेंटेन करते हुए एक फोकस कर लेते हैं कि हाँ नहीं, हमें ये प्राप्त करना है, वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं, तो वो सफल हो जाते हैं। देखिए, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी हमने शुरू में उदाहरण दी, तो खरगोश को ये लगा कि नहीं, मेरी स्पीड तो बहुत अच्छी है, मैं तो 1 महीने में ये कर लूँगा, 10 दिन में ये कर लूँगा, ऐसे करके मैं निकाल लूँगा, इसमें हाई क्या है, बैग पेपर उठा के देखा। तो वही ऐसे ही लोग रह जाते हैं। और जो जिनको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, मेरी तैयारी नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए और डेली लगा हुआ है उस चीज़ पे, तो क्या, तो वो सक्सेस को अवश्य प्राप्त करेगा। तो आप हमेशा अपनी निरंतरता पर ध्यान दीजिए, उसकी टच में रहिए, सब्जेक्ट से दूर मत जाइए। टच में रहेंगे तो आपको रिवीजन होता रहेगा। अब जब दूर चले जाएंगे, अरे ठीक है 1 महीने बाद पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें फिर से आपको, कई बार ये होता है कि हमको फिर कई चीज़ें नई नई सी लगने लगती, भले हम उसको पढ़े रहते हैं, है ना। क्योंकि माइंड है, अब इतने बड़े हो गए हैं हम, यदि 25-26 साल के, 22-23 साल के जो भी ये भी इसके ऊपर ही बच्चे हैं, तो वहाँ पर हमारा माइंड एक ही कई जगह और भी करियर को लेके या बहुत सारी चीज़ों को लेके टेंशन में रहता है। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसे लगता है कि हाँ नहीं नहीं, ये चीज़ तो हम भूल रहे हैं, तो ये नौबत ना आए। कहने का मतलब ये है कि आप निरंतर जो है पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। चलिए, हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे और ईश्वर से देखिए, इस समय नवरात्र चल रहे हैं, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सभी को सफल करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, माँ सरस्वती आपको ज्ञानवान दे और आपको उचित मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले छोटा सा अनुरोध है कि मेरे चैनल के द्वारा यदि आपको थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है, कोई नुकसान नहीं है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। चलिए, हम लोग प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11। और अभी हम लोग संधि से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में भी संधि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते बनते हैं, उन प्रश्नों को डाला है। जो मैं प्रश्न उपलब्ध करा रही हूँ इस सीटेट के अलावा, यूपी टेट, एस टेट, बिहार टेट, बिहार एस टेट, इसके अलावा जो भी इस टाइप से शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, वहाँ उपयोगी है, जहाँ संस्कृत पूछी जाती है। तो कोई ये नहीं है कि सीटेट में ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि कुत्र धन एवं यहाँ पर संधि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, कुत्र के त्र में बाद में आ आया है, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर ए आया है, तो आ और ए मिलकर ए होता है, कौन सी संधि में होता है? आ और ए मिलकर ए कौन सी संधि में होते हैं? तो वृद्धि संधि में होता है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर सही होगा, प्रश्न संख्या 11 का जो आपका उत्तर सही होगा, वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर का।
आपको ऑप्शन नंबर का सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कुल धन अट्टा में संधि प्राप्त होगी। कुल धन अट्टा में संधि प्राप्त होगी, तो इसका जो है संधि होती है कुलटा, है ना, कुल धन अट्टा। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 है और देखिए कुल में आ है, कुल के ला में आ है और आ बाद में आया है, और आ के मिलने पर क्या हो जाता है, इस आ को दीर्घ हो जाता है, दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेशित हो जाता है। तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेशित हो गया, तो यहाँ पर और यहाँ पर दीर्घ आदेशित हो गया, तो यहाँ की मात्रा लग गई, तो आपका क्या हो गया कुलाटा। और देखिए कुलाटा कहाँ सही है, ऑप्शन नंबर खा में सही है। ऑप्शन नंबर खा आपका सही होता है। यदि यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो कुलाटा है ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। यदि कहा जाए दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तो आकाशवर्णित दीर्घा है। आकाशवर्णित दीर्घा का मतलब होता है आ यू री के बाद प्रत्याहार के बाद सेम वर्ण है, जैसे आ के बाद आ ही आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, री के बाद री आए, ल के बाद ली आए, तो उसी का दीर्घ आदेशित हो जाता है, जैसे हश्व आ का दीर्घ। अच्छा ये भी प्रश्न कई बार बनता है कि यदि दीर्घ ही आए तो भी दीर्घ आदेशित होगा, चाहे दीर्घ आए हश्व आए कोई भी आए, दीर्घ ही दोनों के स्थान पर आदेशित होगा उस वर्ण का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि मनीषा शब्द संधि हुआ, मनीषा शब्द में संधि हुआ, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। मनीषा शब्द में संधि हुआ है, कौन सी संधि है, कहने का भाव यह है कि जो मनीषा है इसमें कौन सी संधि है, तो मनस धन ईशा होता है ना, मनस धन ईशा होता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, पर रूप संधि है, ऐसे होता है मनस धन ईसा। तो यहाँ पर जो आपकी संधि हुई है ना, वो आपकी संधि हुई है पर रूप संधि। पर रूप क्या हो कहता है कि जो पर वाला वर्ण होता है उसको पूर्व वाले वर्ण को आदेशित हो जाता है। शा में ई आकर जुड़ गया और यहाँ पर सा हई है, तो हो गया आपका मनीषा। और इस प्रकार से आपका ये पूछा गया तो कौन सी संधि है, तो का आपका पर रूप संधि का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 14। मनस में टी संज्ञा हुई, तो टी संज्ञा का सूत्र है अचो अंत्यात टी, अचोन्त्यादि यानी अच अंत में हो, यदि कोई व्यंजन वर्ण अंतिम अच जो होता है उसकी टी संज्ञा होती है। लेकिन यदि अंतिम अच के बाद कोई व्यंजन वर्ण भी है तो उस अंतिम अच वर्ण के साथ उस व्यंजन की भी टी संज्ञा हो जाती है। जैसे मनस शब्द है, मनस में देखिए अंतिम सा में तो स्वर है नहीं, तो अंतिम स्वर कहाँ है, यहाँ पे अंतिम स्वर ना में है, ना कि आ में है ना, यहाँ पे और बाद में शा है। ऐसे आप देखोगे म धन अ धन न धन अ धन शा। अब देखिए शा जो है व्यंजन है क्योंकि हलंत वर्ण है, और अंतिम स्वर इसमें क्या है, ये आ है। इसके बाद कौन सा व्यंजन आया है, सा, तो अस की टी संज्ञा होगी। तो यहाँ पूछा गया है किसकी टी संज्ञा हुई है, तो अस की टी संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर खा आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न क्या 15 कह रहा है कि इको यणचि सूत्र से किसके स्थान पर यण आदेशित होता है। इको यणचि सूत्र में किसके स्थान पर यण आदेशित हो जाते हैं, व्यवहारित इक के स्थान पर, व्यवहारित पर इक, अव्यवहारित पूर्व इक, अव्यवहारित पर इक। तो इको यणचि इक के स्थान पर क्या आदेशित होता है, यण आदेशित होता है। ये तो सभी को पता है। इको यणचि यही सूत्र कहता है कि इसकी स्थानी है और ये आदेश है, इसके स्थान पर इसका आदेश होता है। कब, जब बाद में कोई स्वर वर्ण हो तो। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, इसका उत्तर होता है अव्यवहारित इक। अव्यवहारित इक मतलब ई उ री लिक, ये पहले शब्द के अंत में हो तो आ ई उ री ली के स्थान पर क्रमशः ई उ री ली के स्थान पर क्रमशः या वर्ण या यारा लावा आदेशित हो जाता है। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान र, ल के स्थान पर ल आदेशित हो जाता है। ठीक है, 4 वर्ण ये हैं और 4 यण हो। अच्छा ये कब आदेशित, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इधर स्वर वर्ण हो,
इधर कोई स्वर वर्ण हो और इधर एक प्रत्याहार का वर्ण हो तो इसके स्थान पर ये सभी आदेशित होगा। तो यहाँ पर जो आपका सब ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर का आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16। परिभाषा सूत्र नहीं है तस्मिन् नीति निर्दिष्टेस्य पूर्वस्य स्थाने अत्यतरम यथासंख्यम उपदेश समा नाम झलाम जस जस। तो परिभाषा सूत्र कौन सा ऐसा है जो परिभाषा सूत्र नहीं? तो आपने देखा होगा सूरा में जो ये तीनों हैं, तस्मिन् निर्दिष्टो पूर्वस्य स्थाने, ये सभी जो है परिभाषा सूत्र हैं, ये सभी परिभाषा। लेकिन जो झलाम जस झस है, यह जो है विधान करने वाला सूत्र है। जस किसका विधान करता है? ये झलाम जस जस प्रत्याहार का विधान करने वाला सूत्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। परिभाषा, ठीक है, संज्ञा, जो किसी के स्थान, एक मिनट इसको जरा सा नीचे करते हैं, जो किसी के स्थान में उसको हटाकर स्वयं स्थित हो जाए उसे कहा जाता है। अस्थानी और आदेश दो चीज़ें होता है। अस्थानी यानी जिसके स्थान पर, और आदेश जिसके स्थान पर जो आदेश होता है उसको आदेश कहा जाता है। फिर कहा गया जिसको हटाकर स्वयं स्थित हो जाता है वह क्या होता है? तो उपदेश, तो वो होता क्या है आपका? वो होता है आपका आदेश। स्थानीय के स्थान पर आदेश हो जाता है, जैसे कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, यानी ये स्थानीय है और इसके स्थान पर जो होता है उसे आदेश कहते हैं। तो यह जो होगा यह आदेश हुआ है ना? तो का आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18। अष्टाध्यायी में त्रिपादी कहा जाता है। प्रथम अध्याय के प्रथम द्वितीय तृतीय पाद, अष्टम अध्याय का प्रथम द्वितीय तृतीय पाद, 7 अध्याय का अगम अध्याय का 7 अध्याय का अगम अध्याय का प्रथम पाद, अष्टम अध्याय का द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद। तो अष्टाध्यायी में त्रिपादी किसे कहा गया है? प्रश्न संख्या 8। तो अष्टाध्यायी में जो त्रिपादी कहा गया 18, उसमें कहा गया जो अष्टम अध्याय है उसका जो दूसरा, तीसरा और चौथा पाद है उसको त्रिपादी कहा गया है। दूसरा, तीसरा और चौथा पाद। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा त्रिपादी कहा गया होगा, नहीं। 8वां अध्याय है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है और सबसे लास्ट वाला जो अध्याय है उसका जो दूसरा अध्याय है, उसका जो तीसरा और जो चौथा अध्याय है, इसी को त्रिपादी कहा जाता है। चलिए यहीं पर प्रश्नों को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे, निरंतरता को बिना त्यागे आप लगे हुए होंगे और ईश्वर आप सभी को सफल करे, सफल ही नहीं आप सभी को आपके लक्ष्य तक पहुँचाए। इसी शुभकामना के साथ प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं। नमो नमः, नमः संस्कृत।